अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर। छोटी छोटी टर्म्स हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसके बाद आता है हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स की तादाद होती है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब एटम जो है बेसिकली हम कहते हैं स्फेरिकल है, इसके न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेंटर में मौजूद है। तो यहाँ पे क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? वो क्या है? एटॉमिक नंबर। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? Z इज इक्वल टू P। P स्टैंड फॉर प्रोटॉन नंबर। क्लियर? इसी तरीके से हम इसमें एग्जांपल्स दे देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद है वो, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, उसमें कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 1, तो उसमें 1 होंगे। क्लियर? इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें मौजूद उनके प्रोटॉन्स की तादाद उनके एटॉमिक नंबर्स हैं। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद है, ठीक है। जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये बराबर होता है P प्लस N। तो P इज इक्वल टू Z है, तो हम क्या ये पुट कर सकते हैं? A इज इक्वल टू Z प्लस N। बिल्कुल, सिर्फ हमने P की जगह पे क्या पुट किया? Z पुट किया। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एटम के। अगर आपको न्यूट्रॉन्स का पता है तो आप उसके मास नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स का पता है तो आप उसके न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीज़ें अगर आपको पता हो तो तीसरी चीज़ को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि फलां एक एटम है, या एमसीक्यूज में भी सम टाइम आ जाता होता है, उसमें प्रोटॉन्स इतने हैं, मास नंबर उसका इतना है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स बताओ। तो वो इजीली हम यहाँ पे इतनी वैल्यूज पुट करेंगे और तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हम किसी एटम को ही नहीं देख सकते थे उस टाइम पे, जब एटम जैसे डिस्कवर हुआ तो सारी चीज़ें, जब हम एटम को हम एक नहीं देख सकते, एक डॉट के अंदर हम कहते हैं 10,000 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, तो हम उसका मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट की जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो ये थी कि उन्होंने क्या किया कि किस एक एलिमेंट को लेके स्टैंडर्ड कंसिडर करके उसे कंपेयर करके रिलेट करके उसके साथ मुताल्लिक करके ताल्लुक उसका निकाला, रिलेशन निकाला, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास लेके एक एलिमेंट के फॉर एग्जांपल 2 से 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स होता है कि एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाना। तो अगर एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं तो हम उनके मैसेज को लेकर रिलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं उनका तीनों का। जैसे एक एलिमेंट के 3 है तो तीनों का हम एवरेज मास लेंगे, एवरेज मास को लेके कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के आइसोटॉप से। कार्बन के भी अब 2 से 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो कार्बन के कौन से आइसोटॉप से रिलेट करेंगे? C12। और इसके भी जो इसका भी 1/12 पार्ट लेते हैं हम। अब बेसिकली जो भी एलिमेंट जिसका मास फाइंड आउट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे, इसके इतने पार्ट से रिलेट करेंगे, तो अब सीधी सी बात है ये से कैंसिल हो जाएगा, जो भी उसका आंसर होगा वो एग्जैक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो होता है AMU, ठीक है। तो AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। समटाइम यही पूछा जाता है व्हाट इज AMU। तो AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इट्स अ यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद हम इसकी 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 आई थिंक, तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो ये इसके इक्वल हम इसको कर देते होते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए हमें ये देख लिया कि कैसे पता चलता है कि किसी भी फॉर्मूले का केमिकल फॉर्मूला ये होगा। नाम ले रहे हैं NH सोडियम क्लोराइड, कैसे पता चलेगा ये इसका? इस तरह से NaCl लिखेंगे। किस तरह से नाम दिया जाता है, किस तरह से फॉर्मूलाज असाइन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला में हम ये कहते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं केटाइन। फर्स्ट जो पॉइंट है, केटाइन पहले लिखा जाता है, एनाइन बाद में लिखा जाता है। केटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। एनाइन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। केटाइन हमेशा पहले लिखा जाता है, एनाइन हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया ये सिंपल फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी इक्वल थी, ये इसकी वैलेंसी होती है ना, ये हमने
लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये इनकी वैलेंसी इक्विवेलेंस कैंसिल आउट होगी, ये न्यूट्रलाइज लिखा जाता है NaCl। कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसीज बराबर नहीं होती हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है क्योंकि ये सातवें ग्रुप का मेंबर है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, इसके ऊपर +2 होती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देख के स्टेबल होता है, ये ले के स्टेबल होता है। अब आप देख रहे हैं दोनों की वैलेंसीज डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि उनकी एग्जैक्ट अमाउंट सेम नहीं है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस एक्सचेंज करके लिखा जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2, CaCl2। इसके बाद थर्डली हम ये करते हैं कि जो उसके ऊपर वैलेंसी होती है टोटल आयन के ऊपर, उसको रेडिकल जिसे हम कहते हैं, एक एटम के ऊपर चार्ज हो तो उसको आयन कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होना, कंपाउंड के ऊपर चार्ज हो तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल को इसके बाद देखा जाता है कि किस तरह से नाम दिया जाता है।